नमस्कार, मैं हूं राज और आप देख रहे हैं प्योर पॉलिटिक्स। कांग्रेस को इतिहास की तीसरी सबसे बड़ी हार दिलवाने वाले राहुल गांधी ने यह फैसला किया कि वो इस बार यानी 18वीं लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष यानी लीडर ऑफ अपोजिशन का पद संभालेंगे। जैसे ही राहुल की इच्छा हुई, माताजी सोनिया गांधी ने बैठक की और राहुल गांधी को नेता प्रतिपक्ष बनाने की घोषणा कर दी गई। लेकिन वो जैसा कहते हैं ना, सर मुड़ाते ही ओले पड़ना, तो कुछ वैसा ही हाल राहुल गांधी का हो गया। उनके लिए पहली सबसे बड़ी चुनौती थी विपक्ष के लिए लोकसभा में डिप्टी स्पीकर का पद प्राप्त करना, जिसके लिए सत्ता पक्ष यानी मोदी सरकार तैयार नहीं थी। सबको मालूम था कि विपक्ष के पास इतनी संख्या नहीं है कि वो वोटिंग करवाकर डिप्टी स्पीकर का पद ले सके। लेकिन राहुल गांधी को, मतलब उनकी पार्टी कांग्रेस को, जब से 99 सीट मिली है, उनका दिमाग जैसे सातवें आसमान पर है। राहुल गांधी ने कह दिया कि सत्ता पक्ष या तो हमें डिप्टी स्पीकर का पद दे या फिर हम स्पीकर के लिए अपना कैंडिडेट उतारेंगे। अब जब मोदी सरकार ने राहुल गांधी की बात मानने से इनकार कर दिया, क्योंकि नरेंद्र मोदी ये समझ रहे थे कि राहुल गांधी की मंशा ठीक नहीं है, वो सरकार को अस्थिर करने की कोशिश में लगे हुए हैं। और जैसा कि उन्होंने खुद फाइनेंशियल टाइम्स को दिए अपने इंटरव्यू में बताया था, तो राहुल गांधी ने, जब मोदी सरकार ने मना कर दिया, तो राहुल गांधी ने नया पैंतरा अपनाया। अब परंपराओं की दुहाई दी जाने लगी, परंपराओं की बात की जाने लगी कि भाई ये परंपरा है कि डिप्टी स्पीकर का पद विपक्ष को मिलता रहा है, तो ये परंपरा निभाई जानी चाहिए। लेकिन राहुल गांधी खुद ये भूल गए कि कम से कम 9 राज्य ऐसे हैं जहां खुद कांग्रेस या इंडी गठबंधन की सरकार है, लेकिन विपक्ष को वहां डिप्टी स्पीकर का पद नहीं दिया गया है। खैर, राहुल गांधी ने घोषणा कर दी कि याचना नहीं, अब रण होगा। लेकिन मजे की बात यह हुई कि जब लड़ने का वक्त आया तो राहुल गांधी मैदान छोड़कर भाग गए। ओम बिरला को चुनौती देने के लिए कांग्रेस ने स्पीकर पद के लिए के सुरेश, जो एक बड़े वरिष्ठ सांसद हैं, उनका नामांकन करवा दिया। लेकिन जब स्पीकर के चुनाव की प्रक्रिया शुरू हुई तो वॉइस वोट से ओम बिरला जीत गए। अब सब लोग उम्मीद कर रहे थे कि राहुल गांधी वोट डिवीजन की मांग करेंगे और सत्ता पक्ष को एक मुश्किल वक्त देंगे, जैसा कि उनका दावा था। लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ। राहुल गांधी ने चुपचाप ओम बिरला को स्पीकर स्वीकार कर लिया। अब सवाल यह है कि जब यही करना था तो के सुरेश जैसे वरिष्ठ नेता का नामांकन ही क्यों करवाया, क्यों उनको एम्बैरेस किया, वो भी तब जब उनको एक दलित नेता के रूप में ये लोग बार बार प्रेजेंट कर रहे थे। ये दलित नेता हैं, इनको होना चाहिए, स्पीकर बनना चाहिए। अच्छा, ये वही के सुरेश थे जिसको कांग्रेस पार्टी प्रोटेम स्पीकर बनवाना चाहती थी, लेकिन वो भी एक अलग ही कहानी थी। अब सवाल यह है कि क्या ज़रूरत थी के सुरेश को इतना एम्बैरेस करवाने की, जब आप जानते थे कि आपके पास बहुमत नहीं है। अब देखिए, बात यह है कि राहुल गांधी को दरअसल ये एहसास हो गया था कि अगर वोट डिवीजन होगा तो एनडीए तो नहीं टूटेगा, लेकिन यूपीए के अंदर, यूपीए या इंडी गठबंधन के अंदर जो फूट है वो सामने आ जाएगी, क्योंकि इंडी गठबंधन के अंदर ही भी बहुत कुछ चल रहा है। अब जहाँ तक एनडीए की बात है तो उनके 293 सांसद तो हैं ही। अब वाईएसआरसीपी जगन मोहन रेड्डी की, उसने भी कह दिया कि हम एनडीए को सपोर्ट करेंगे, तो उनका कुनबा तो बढ़ रहा है। लेकिन आप देखिए कि इंडी गठबंधन का क्या हाल है। ममता बनर्जी इस बात से नाराज हैं, ये सबको मालूम है, मीडिया में खबरें आई हैं। जिस तरह से कांग्रेस ने एक तरफा के सुरेश के नाम की घोषणा कर दी और किसी से कोई बातचीत नहीं की, कोई कंसेंसस बनाने की कोशिश नहीं की, उससे ममता बनर्जी काफ़ी नाराज हैं। राहुल गांधी की भी बात हुई है टीएमसी के नेताओं से, तो उन लोगों ने साफ साफ कह दिया कि भाई ये तरीका ठीक नहीं है और अगर ऐसे रहेगा तो हम लोग सपोर्ट नहीं करेंगे। शरद पवार, उन्होंने भी कह दिया कि भाई देखिए, ऐसा है कि डिप्टी स्पीकर का पद तो विपक्ष को मिलना चाहिए, लेकिन स्पीकर पद का चुनाव कंसेंसस से ही होना चाहिए। मतलब राहुल गांधी इस बात को लेकर श्योर नहीं थे कि टीएमसी और एनसीपी, शरद पवार, ये लोग कांग्रेस को यानी के सुरेश को खुलकर सपोर्ट करेंगे या नहीं करेंगे। और अभी तो वोट ऑफ कॉन्फिडेंस आया ही नहीं है, तो उससे पहले ही राहुल गांधी की पूरी पोल खुल जाती अगर आज वोटिंग हुई होती
और अगर टीएमसी ने वोट नहीं किया होता या एनसीपी ने वोट नहीं किया होता तो राहुल गांधी की पहले ही और एम्बेरसमेंट हो जाती। तो राहुल गांधी इसको भांप गए थे और ये वो वजह थी कि इन लोगों ने वोट ऑफ डिवीजन के लिए प्रेस नहीं किया, जबकि अब तक वो कह रहे थे कि हम लोग बिल्कुल वोटिंग करवाएंगे और एक टक्कर देंगे ओम बिरला को, जो कि हो नहीं सका। अब जब इलेक्शन हो गया और ओम बिरला को बधाई देने की बात आई तो सबने बधाइयाँ दी, प्रधानमंत्री ने बधाई दी, राहुल गांधी को भी बधाई देने का मौका मिला, लेकिन उन्होंने फिर से वही पुराना रिकॉर्ड चलाना शुरू कर दिया। बधाई देते वक्त भी उन्होंने कह दिया कि विपक्ष की आवाज़ दबनी नहीं चाहिए, संविधान की रक्षा होनी चाहिए, लोकतंत्र की रक्षा होनी चाहिए। अरे भाई, ऐसा है कि लोकतंत्र की रक्षा क्या सिर्फ आप ही को करना है क्या? जिनको 293 सीटें मिली हैं, लोकतंत्र की रक्षा वो नहीं कर रहे। अब कुछ लोगों ने, इसमें बहुत सारे इंडी गठबंधन के लोग थे जिन्होंने कि ये याद दिलाया कि भाई जब ओम बिरला ही पिछली लोकसभा में स्पीकर थे तो कम से कम एक ही दिन में 100 से ज़्यादा 150 के लगभग सांसदों का निलंबन हो गया था। अब सवाल ये है कि अगर कोई सदन को चलने नहीं देगा तो स्पीकर के सामने और क्या रास्ता बचता है? उन्हें निलंबन करना ही पड़ेगा। और इस बार जिस तरह की लोकसभा बनी है और एक जो अहंकार आ गया है इंडी गठबंधन के भीतर, जिसको ऐसा लगता है कि चुनाव वही जीते हैं, 234 सीट जीतकर जैसे वो चुनाव जीत गए हैं, इस बार भी इस बात की पूरी आशंका है कि इंडी गठबंधन लोकसभा को चलने नहीं देगी और ओम बिरला को हो सकता है कि फिर से ऐसे ही अप्रिय निर्णय लेने पड़े। तो ये कहना कि भाई पिछली बार इतने सांसदों का निलंबन हो गया था, वो जायज़ नहीं है और लोकसभा स्पीकर को इस बार भी ऐसा कुछ करना पड़ेगा, विपक्ष को ये समझना पड़ेगा। अब देखिए, इस तरह की जो बातें हुई ना कि लोकतंत्र की रक्षा होना है, संविधान की रक्षा करना है, तो ऐसे लगता है कि मोदी सरकार और ओम बिरला को इसका अंदाज़ा था। ये जो विपक्ष वाले हैं वो इस तरह का ड्रामा करेंगे और इस तरह के मुद्दे उठाएंगे। अब हुआ क्या? तो सरकार तैयार थी इस तरह की स्पीच के लिए, ओम बिरला तैयार थे इस तरह की स्पीच के लिए। तो राहुल गांधी और इंडी गठबंधन को शॉक तब लगा जब ओम बिरला ने 1975 के आपातकाल के संबंध में एक प्रस्ताव पढ़ दिया, जिसमें उन्होंने न सिर्फ आपातकाल की निंदा की बल्कि नाम लेकर तत्कालीन इंदिरा गांधी की सरकार द्वारा की गई जातियों की भी चर्चा की। नसबंदी से लेकर नेताओं को जेल में डालने और आम जनता के मौलिक अधिकारों का हनन, इन सारी चीज़ों की चर्चा उस प्रस्ताव में हुई। मैं आपको बताता हूँ कुछ, वो जो प्रस्ताव था उसमें से कुछ जो खास बातें जो ओम बिरला ने कही वो मैं आपको कोट करके बताता हूँ। ओम बिरला ने कहा, और मैं कोट करता हूँ, यह सदन 1975 में तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी द्वारा लगाए गए राष्ट्रीय आपातकाल की कड़ी निंदा करता है। 25 जून 1975 को भारत के इतिहास में हमेशा एक काले दिन के रूप में लिखा जाएगा। फिर उन्होंने कहा कि यह सदन उन लोगों के प्रति अपना सम्मान व्यक्त करता है जिन्होंने भारत में लोकतंत्र की रक्षा के लिए आपातकाल के प्रावधानों के खिलाफ लड़ाई लड़ी। अब इस अवधि को काला काल, ब्लैक पीरियड कहते हुए ओम बिरला ने कहा कि इंदिरा गांधी ने, उन्होंने नाम लिया इंदिरा गांधी का और कहा कि इंदिरा गांधी ने आपातकाल लगाकर बाबा साहब अंबेडकर द्वारा बनाए गए संविधान पर हमला किया था। वो बिल्कुल अटैक कर दिया ओम बिरला ने कांग्रेस के ऊपर। आगे उन्होंने क्या कहा? उन्होंने कहा कि भारत में हमेशा लोकतांत्रिक मूल्यों और बहस का समर्थन किया गया है, लोकतांत्रिक मूल्यों की हमेशा रक्षा की गई है, उन्हें हमेशा प्रोत्साहित किया गया है। ऐसे भारत पर इंदिरा गांधी ने तानाशाही थोपी, भारत के लोकतांत्रिक मूल्यों को कुचल दिया गया और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का गला घोंट दिया गया। ओम बिरला ने इस प्रस्ताव में काफ़ी कड़े शब्दों का प्रयोग किया। उन्होंने आगे कहा कि आपातकाल के दौरान भारतीयों को तत्कालीन कांग्रेस सरकार द्वारा लगाए गए अनिवार्य नसबंदी, शहरों में अतिक्रमण हटाने के नाम पर मनमानी और सरकार की बुरी नीतियों का खामियाजा जनता को भुगतना पड़ा। मतलब कांग्रेस और राहुल गांधी के संविधान बचाने और लोकतंत्र बचाने के दावों की ओम बिरला ने धज्जियां उड़ाकर रख दी, उनको आईना दिखा दिया कि देखिए भाई, आपने आपातकाल में क्या किया था और आज आप ये ड्रामा कर रहे हैं कि हम संविधान बचाएंगे, हम लोकतंत्र बचाएंगे। आपने मौलिक अधिकारों को छीन लिया लोगों से, ज़बरदस्ती नसबंदी करवाई, नेताओं को जेल में डाल दिया। मतलब बिल्कुल
बिल्कुल धज्जियां उड़ा दी कांग्रेस के इन दावों की कि वो लोकतंत्र बचाने आए हैं, संविधान बचाने आए हैं। और उस वक्त राहुल गांधी का चेहरा देखने लायक था। एक बात और नोट करने वाली थी कि कांग्रेस के सांसद जब ये पढ़ा जा रहा था, जब ओम बिरला ने आपातकाल से संबंधित प्रस्ताव पढ़ा, तो वो वेल में आने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन समाजवादी पार्टी के सांसद वैसे ही बैठे थे, उन्होंने साथ नहीं दिया। अब वो आते भी कैसे? उनके जो नेता थे मुलायम सिंह यादव, वो भी तो इमरजेंसी में जेल गए थे, तो इमरजेंसी के मुद्दे पे वो कैसे कांग्रेस को सपोर्ट कर सकते हैं? बिहार में जो लालू प्रसाद यादव की पार्टी है, तो लालू जी तो खुद ही इमरजेंसी में जेल गए थे, तो इन लोगों के लिए बड़ा मुश्किल होगा कि ऐसे मुद्दों पर कांग्रेस को सपोर्ट करें। ये जो इंटरनल फिजर्स हैं ना इनके बीच में, ये काफ़ी ज़्यादा हैं। एक बात ये समझने की है कि जिन लोगों को ये लग रहा था कि पीएम मोदी इस बार कमज़ोर रहेंगे या कमज़ोर दिखेंगे, उनको ज़बरदस्त निराशा हाथ लगी है, क्योंकि मोदी को इस बार सीटें कम मिली हैं। तो विपक्षी और मोदी विरोधी ये सोच रहे थे कि इस बार वो थोड़े कमज़ोर रहेंगे, लेकिन उनके हाथ निराशा ही हाथ लगी है। देखिए, मोदी कमज़ोर नहीं पड़े हैं, इसके कुछ उदाहरण देखने को मिले हैं। जब मंत्रिमंडल का गठन हुआ तो ऐसा नहीं है कि नरेंद्र मोदी अपने सहयोगियों के दबाव में आए हैं। वो सारे जो बड़े मंत्रालय हैं, खास करके जो 4 बड़े मंत्रालय हैं, वो भारतीय जनता पार्टी के पास ही है। और जितने भी इम्पॉर्टेंट मिनिस्ट्रीज हैं जो बीजेपी के पास पिछली सरकार में थे, लगभग वो सारे भारतीय जनता पार्टी के साथ हैं। तो नरेंद्र मोदी झुके नहीं। फिर जिस तरह से स्पीकर और डिप्टी स्पीकर पद के लिए चुनाव हुआ, उसमें भी नरेंद्र मोदी ने विपक्ष की मांग के सामने झुकने से इनकार कर दिया। ये उम्मीद कर रहे थे कि टीडीपी और जेडीयू सरकार के ऊपर दबाव बना करके शायद ये कहेंगे कि हमें स्पीकर या डिप्टी स्पीकर पद दो, लेकिन ऐसा कुछ हुआ नहीं। तो विपक्ष के हाथ निराशा ही हाथ लगी। अभी आप देखेंगे अरविंद केजरीवाल के साथ भी जो कुछ हो रहा है, उससे भी बहुत स्पष्ट है कि प्रधानमंत्री मोदी ने जो कहा था कि भ्रष्टाचार के मामले के साथ वो समझौता नहीं करेंगे, वो अपनी बात पे कायम है। आपको मालूम होगा कि अरविंद केजरीवाल को अब सीबीआई ने भी अरेस्ट कर लिया है और उनको 3 दिन की जुडिशियल कस्टडी भी उनकी हो गई है। तो इन सारी बातों से ये बिल्कुल स्पष्ट है कि प्रधानमंत्री मोदी का जलवा बरकरार है। कुछ सीटें घट गई हैं, ठीक है, लेकिन उससे उनके जलवे में कोई कमी नहीं आई है, उनकी शक्ति में कोई कमी नहीं आई है। ठीक है, सीट कुछ कम आई है। और राहुल गांधी के लिए ये बिल्कुल अच्छी खबर नहीं है। तो इसलिए वो अपने दिमाग से ये बात निकाल दें कि वो सरकार को अपनी बात मानने के लिए मजबूर कर सकते हैं, या सदन को नहीं चलने देने के लिए वो किसी भी तरह का टेंट्रम कर सकते हैं। और वो ये सोच रहे हैं कि सरकार शायद उनके दबाव में आ जाएगी। लेकिन अब तक जो कुछ हुआ है उससे देख करके ऐसा नहीं लग रहा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी विपक्ष और खासकर राहुल गांधी की किसी भी इस तरह की बात को मानने के लिए तैयार हैं। आज के लिए इतना ही। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो आप इसे लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।